हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर प्रदीप सर के द्वारा एक्सप्रेस बैच लाया गया था, उसी से प्रश्न ये है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है यानी कि भारतीय राजनीति से कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण। विदेशी शासक का आक्रमण। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी यानी कि विपक्षी दल की, मीडिया की और सत्तारूढ़ दल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़, सरकारी अधिकारियों की डराना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विधि का शासन एवं नागरिक के अधिकारों का सम्मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासकों के नाम। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक शासन। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुआ। तो आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए।
दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि को लागू किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर 2006 को। 10 अक्टूबर 2006 को। दोस्तों आगे प्रश्न कि बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र से किस मंत्रालय द्वारा दी गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। संसद को है। दोस्तों आगे प्रश्न कि लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का है। दोस्तों आगे प्रश्न कि राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद देता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री करते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस सांसद के चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। जिस सांसद को चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। 6 माह तक रह सकता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आगे प्रश्न कि नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनमें
कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में हुई। 2006 में हुई। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। दोस्तों अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि विधि की सर्वोच्चता व्यक्ति की नहीं, विधि के समझ समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की समानता की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि? लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न कि संविधान क्या है? संविधान क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा, सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार संविधान के ऊपर होती है। सरकार संविधान के ऊपर होती है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। 1858 में हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया। यानी कि गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये गलत कथन असत्य है। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? दोस्तों इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नए शब्द जोड़े गए? यानी कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता जोड़ा गया। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सरकार बनने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगी के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? सरकार बनने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगी के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 543 है। 543 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न कि चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग करता है। तो अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। धन एवं बल का प्रयोग, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता और बूथ छापामारी। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी मतलब कठिनाई है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल की प्रवृत्ति और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न की राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक एवं तथा एकात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 2006 से। 10 अक्टूबर 2006 से। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निवास करती है? भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निवास करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में।
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निवास करती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चयन होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषदों के सदस्य। दोस्तों आगे प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पूर्व। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों अगला प्रश्न कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है। देश के सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक हरी व्यवस्था है। दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति।
मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। तो अगला प्रश्न कि न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति ले सकते हैं। राष्ट्रपति ले सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलाकन की शक्ति का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलाकन की शक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय में सामने आ सकने वाले मुकदमे, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। दोस्तों अगला प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विधान मंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधान मंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री में निहित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। तो आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहारकर्ता है। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विधानसभा द्वारा। विधानसभा द्वारा पास किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243 है। 243 है। दोस्तों अगला प्रश्न कि विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। तो अगला प्रश्न कि विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक नहीं। 6 महीने से अधिक नहीं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 75 है। 75 है। दोस्तों अगला प्रश्न कि विधान परिषद को क्या कहा जाता है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों, यानी कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन या वित्त विधेयक। धन या वित्त विधेयक। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों आगे प्रश्न कि राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष है। 62 वर्ष है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फौजदारी मामले। ऑप्शन नंबर डी चुनावी संबंधी विवाद
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले। ऑप्शन नंबर डी चुनाव संबंधी विवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी डी इसका दोनों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्की का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में जोड़ी गई। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में दी गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर और संविधान में संशोधन कर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आगे प्रश्न है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कानून के नज़र में समता और भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? यानी कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर 2005 से। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वधर्म समभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म पर आधारित होती है। तो आगे प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में अवस्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने कहे थे। तो आगे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने लिखी थी। तो आगे प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि जनमत पर आधारित शासन है।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। लोकतंत्र। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन कहाँ बना? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल में बना। नेपाल में बना। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक और जनमत और मतभेदों में सामंजस्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त में इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संघ की विशेषता नहीं है। संघ की विशेषता नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च। ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है और संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 543 है। 543 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य दोनों। केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 73वां संशोधन। 73वां संशोधन। तो आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। पंचायत समिति है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। राजस्थान में लागू किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरपंच। सरपंच होता है। सरपंच होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय प्रणाली है। तो आगे प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष है। 5 वर्ष है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। ग्राम सभा।
दोस्तों अगला प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में हुई। चेन्नई में हुई। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था है। दोस्तों अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की व्यवस्था की गई? बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की व्यवस्था की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में की गई। पटना में की गई। दोस्तों अगला प्रश्न कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में हुआ। 1946 में हुआ। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा शामिल है। शिक्षा शामिल है। दोस्तों अगला प्रश्न कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में हुआ। 1998 में हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किसी सूची में रखे गए हैं? मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। संघ सूची में रखे गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नगरपालिका का कार्य क्षेत्र। नगरपालिका का कार्य क्षेत्र से संबंध है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी राज्य को और संघ को। उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में नहीं है। चीन में नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से
किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया के जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से है। तो आगे प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में पड़ी। तो आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त 1950 को। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है?
कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को है। जनता को है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र का प्रश्न करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।